2020 से अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता राज्य शायद वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ना ही टेक्सास और ना ही फ्लोरिडा। यह दूरस्थ है, चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है और लगभग कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। इसे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5 सालों में इसकी आबादी में 10% की बढ़ोतरी हुई है। एक और राज्य में भी, जो रेगिस्तान से घिरा है और जिसमें मशहूर शहर है, तर्क के खिलाफ इजाफा हो रहा है, जबकि जल स्रोत घट रहा है। लेकिन इसके बावजूद यह लगभग 6% की वृद्धि देखी गई है। इनमें से किसी भी राज्य के पास वे विश्वविद्यालय, बंदरगाह या उद्योग नहीं हैं, जिनके बारे में आर्थिक सिद्धांत कहता है कि वे बड़े पैमाने पर प्रवास को आकर्षित करेंगे। इन दोनों राज्यों को जिस तरह से विस्तार हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी लोग वहां लगभग किसी भी और जगह की तुलना में ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। पहली नजर में कारण किफायतीपन लगता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो यह कई साल पहले ही हो जाता। आइडाहो आर्थिक महाशक्ति का उदाहरण नहीं है। यह बड़े नियोक्ता सेंट ल्यूक्स हेल्थ सिस्टम, वॉलमार्ट और राज्य सरकार हैं। टेक सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन जिस सेक्टर पर राज्य भविष्य दांव पर लगा रहा है, उसमें 2% से कम आबादी होना शायद ही क्रांति है। फिर भी हर साल लगभग 30,000 लोग बाकी सभी जगहों की बजाय इसे चुन रहे हैं। तो वे ऐसा क्या जानते हैं जो आर्थिक आंकड़े नहीं बताते? नेवादा की कहानी समझाना मुश्किल है। लास वेगस में नेवादा की 20% आबादी है, बाकी राज्य ज्यादातर खाली रेगिस्तान है। लगता है उन्होंने विकास पर दांव लगाया और हार गए। तर्क से इडाहो और नेवादा में इतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी। लास वेगस सिर्फ इसलिए फला फूला क्योंकि ये उन बुराइयों का अड्डा बन गया जिनका लोग कहीं और आनंद नहीं ले सकते थे। हालांकि इडाहो अलग है, इसमें वो है जो नेवादा में नहीं। शायद यही पहेली का हिस्सा है। इडाहो की ये छुपी खूबी स्नेक रिवर के मैदान में है। ये उपजाऊ कृषि भूमि अमेरिका के 1/3 आलू और अधिकांश फार्म में पाली जाने वाली ट्राउट मछली का उत्पादन करती है। भले ही ये आकर्षक ना लगे, लेकिन इसी वजह से यहाँ की आबादी बढ़ रही है। क्यों? इसका जवाब है सस्ती खाली जमीन और उससे भी सस्ते घर। फरवरी 2026 में इडाहो में औसत घर की कीमत $4,78,000 थी, जो राष्ट्रीय औसत से कुछ ज्यादा, लेकिन उन शहरों से काफी सस्ती है जहां से लोग यहां आ रहे हैं। बोइसी सिएटल और पोर्टलैंड के पास है, जिससे आर्थिक संबंध बने रहते हैं, लेकिन वहां की ऊंची शहरी लागत से बचा जा सकता है। बोइसी अब अमेरिका का 5वां सबसे तेजी से बढ़ता शहर है, जिससे यहाँ के आवास, बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये उन लोगों को अपने यहाँ समेट रहा है जिन्हें पैसिफिक नॉर्थवेस्ट की ऊंची कीमतों ने बाहर किया। यही कहानी ईस्ट कोस्ट पर भी है, जहां अटलांटा और शार्लोट जैसे शहर न्यूयॉर्क जैसे महंगे तटीय केंद्रों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। नेवादा की स्थिति और भी अजीब है। लास वेगस पूरे राज्य पर हावी है, जो लगभग 3/4 नौकरियों और करीब 80% अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक और जगह है जो तेजी से उभर रही है, जिसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा विविधतापूर्ण है। रीनो ने 2010 से 2020 के बीच लगभग 17.3% की वृद्धि दर्ज की है। ये लास वेगस से भी तेज है। वहां भी कैसीनो है। राज्य में जुआ कानूनी है, पर यहाँ की भौगोलिक स्थिति नेवादा के अन्य हिस्सों से बेहतर है। वजह क्या है? यहाँ हाल ही में आ रही सारी तकनीकी नौकरियां। अक्टूबर 2023 में रीनो को संघीय प्रौद्योगिकी केंद्र घोषित किया गया, जिससे कंपनियों को यहाँ कारोबार शुरू करने के लिए फेडरल फंडिंग और प्रोत्साहन मिलेंगे। यहाँ क्यों? उत्तरी नेवादा अब लिथियम का हॉटस्पॉट बन गया है, जो एडवांस्ड बैटरियों का अहम हिस्सा है। धीरे धीरे नेवादा की अर्थव्यवस्था लास वेगस के प्रभाव से बाहर आ रही है, लेकिन ये शुरुआती दिन हैं। जनसंख्या बदलाव के और भी अहम कारण हैं। नेवादा में औसत घर की कीमत $5 लाख से थोड़ी ज्यादा है, जो राष्ट्रीय औसत से कुछ ही ऊपर है। इस राज्य में इनकम टैक्स भी नहीं है, जो इडाहो में नहीं है। शायद ये यहाँ आने के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है। इडाहो और नेवादा दोनों कैलिफोर्निया के बिल्कुल पास हैं, और कैलिफोर्निया से लोग बड़ी तेजी से बाहर जा रहे हैं। राज्य ने इतनी तेजी से जनसंख्या खोई कि पहली बार एक कांग्रेस सीट भी गंवा दी। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 की जनगणना के बाद ये राज्य 3 सीटें खो देगा, जो सबसे अधिक है। इसी दौरान इडाहो को 1 सीट मिलेगी। इडाहो के लगभग 1/3 नए लोग कैलिफोर्निया से हैं, जबकि नेवादा में ये संख्या और अधिक है। 2020 से करीब 43% नए निवासी कैलिफोर्निया छोड़कर रेगिस्तान में किस्मत आजमा रहे हैं।
ये समझना आसान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कैलिफोर्निया में घर की मीडियन कीमत लगभग $9,06,000 है, जो अमेरिका की औसत कीमत से लगभग दोगुनी है, और राज्य की टैक्स प्रतिस्पर्धा 50 में से 48वें स्थान पर है। अब गोल्डन स्टेट उतनी आकर्षक नहीं लगती, लेकिन जिन राज्यों की ओर लोग जा रहे हैं वे भी कोई बहुत बेहतर नहीं हैं। इडाहो देश के सबसे कम बुनियादी ढांचे वाले राज्यों में है। अगर गौर करें तो खामियां नजर आती हैं। अपशिष्ट जल प्रणालियां इतनी दबाव में हैं कि दर्जनों संयंत्रों ने संघीय मानकों का उल्लंघन किया है। हाल के वर्षों में कूना और ड्रिक्स की सुविधाओं ने स्थानीय जलमार्गों में प्रदूषक छोड़े हैं। कल्पना कीजिए ऐसे शहर की जिसका टेक फ्रेंडली स्वर्ग के रूप में प्रचार होता है, जबकि वहां माता पिता बच्चों को गंदे पानी से बचाने में संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट के आंकड़े नहीं हैं, ये असली परिणाम है, और ये कभी भी रियल एस्टेट लिस्टिंग्स में नहीं आते। 2022 तक राज्य के केवल 87% हिस्से में ही विश्वसनीय हाई स्पीड इंटरनेट था। कई लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। किसी राज्य के लिए जो टेक और रिमोट वर्कर्स को आकर्षित करना चाहता है, ये सही नहीं है। कागज पर तो ये घातक नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा और ब्रॉडबैंड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन असली समस्या वहीं से शुरू होती है। इडाहो तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी छोटा है। बॉयस की आबादी मुश्किल से 2 लाख है। सिर्फ 3 शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि राज्य संभाल नहीं पा रहा। यही समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स बेस पर निर्भर करता है। कम लोग खर्च उठा रहे हैं, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और राज्य की सेवाओं को फंड करने की क्षमता से आगे निकल रही है। आइडाहो एक अजीब स्थिति में है। यह प्रमुख गंतव्य की तरह बढ़ रहा, लेकिन ग्रामीण राज्य की तरह काम करता है। टैक्स बेस इतना मजबूत नहीं है कि विकास की जरूरतें पूरी कर सके, और यहाँ कैलिफोर्निया जैसी विशाल संसाधनों की भंडार भी नहीं है। इन्हीं राज्यों की भौगोलिक स्थिति जो उन्हें सस्ता, दूरस्थ, शुष्क और अविकसित बनाती है, वही उन्हें उस पैमाने पर टिकाऊ नहीं रहने देती जिस पैमाने पर लोग वहां जा रहे हैं। ये संघीय सरकार से मदद मांग सकता है, लेकिन इससे वॉशिंगटन के लोगों के एहसान चुकाने पड़ेंगे। राज्य बुनियादी ढांचे के लिए कर बढ़ा सकता है, लेकिन इससे लोगों का वहां जाने का प्रोत्साहन घटता है। आइडाहो, फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे राज्यों जितना बड़ा या भौगोलिक रूप से लाभकारी नहीं है, इसलिए वहां लोगों के पास विकल्प भी कुछ हद तक सीमित रहते हैं। मामूली कर वृद्धि से लोग वहां से नहीं जाएंगे, खासकर कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे उच्च कर वाले राज्यों की तुलना में। लेकिन अगर आइडाहो कर बढ़ाता है तो वहां आसपास ही दूसरे कम कर वाले, कम आबादी वाले राज्य हैं जहां लोग जा सकते हैं, जिनमें उभरता हुआ टेक हब नेवाडा भी शामिल है। कागजों पर नेवाडा दबाव संभाल रहा है। वहां के पुल और अपशिष्ट जल प्रणालियां अच्छी हालत में हैं। लास वेगस में नई बुनियादी ढांचा सुविधाएं शहर की बढ़ोतरी के साथ चल रही हैं, लेकिन क्लार्क काउंटी से बाहर कहानी बदल जाती है। राज्य का करीब 90% हिस्सा ग्रामीण है और अधिकांश जमीन निजी न होकर संघीय सरकार के पास है। इससे विकास धीमा, जटिल और नौकरशाही में उलझा हुआ हो जाता है। लास वेगस शायद आगे बढ़ रहा है, लेकिन रीनो बिल्कुल भी नहीं। आबादी बढ़ने के साथ रीनो बुनियादी ढांचे के कर्ज संकट का सामना कर रहा है। रखरखाव के सैकड़ों मिलियन डॉलर टाल दिए गए हैं। पार्किंग लॉट जैसी बुनियादी चीजें पहले ही खराब हो चुकी हैं। शहर के केंद्र में राज्य के जर्जर पुलों का बड़ा हिस्सा है। ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, जबकि सड़कें इतनी भीड़ के लिए नहीं बनी थीं। शहर लोकप्रिय तो हो रहा है, पर रहना आसान नहीं है। हाईवे और अंतर्राज्यीय राजमार्ग अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन रीनो पीछे है, क्योंकि उसे कई सालों तक पर्याप्त फंड नहीं मिला। ये उस शहर के लिए बनाई गई थी जिसकी इतनी तेज बढ़त की उम्मीद नहीं थी। शायद ब्रेकिंग पॉइंट आ सकता है, पर वैसा नहीं जैसा सोचा गया था। मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं। जो लोग यहां किफायती जीवन के लिए आए थे, अब वही दबाव महसूस कर रहे हैं जिससे बचना चाहते थे। स्थानीय लोग इसे कैलिफोर्निकेशन कहते हैं, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। आइडाहो में घर की मध्य कीमत 2020 से लगभग 32% तक बढ़ गई है। नेवादा में यह लगभग 47% की बढ़ोतरी है। हर नया निवासी पानी, सड़क और बिजली की मांग बढ़ाता है, जो इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में पहले से ही कम है। लेकिन मान लीजिए कि आइडाहो और नेवादा अपने बढ़ते हुए आवास खर्च और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का कोई हल निकाल लेते हैं। इन राज्यों को अब भी भौगोलिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए वे तैयार नहीं हैं। बोइस रेगिस्तानी बेसिन में स्थित है और नेवादा की हालत
और खराब है। हूवर डैम की करीब 58% बिजली अनुबंध के तहत कैलिफोर्निया को मिलती है। यह समझौता तब हुआ था जब लास वेगस लगभग नहीं था और तब से इस समझौते पर दोबारा बातचीत नहीं हुई। कागजों पर सब ठीक लगता है और ये तब तक चलता है जब तक रुक न जाए। नेवादा ने संरक्षण के लिए आक्रामक तरीका अपनाया है। घास पर प्रतिबंध, पूल की सीमाएं, कड़े दंड। अनुमानों के अनुसार 2050 तक लास वेगस मेट्रो की आबादी 40 लाख हो सकती है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। स्नेक रिवर प्लेन आइडाहो की 15% आबादी के लिए पानी उपलब्ध कराता है। EPA इसे आधिकारिक रूप से इडाहो के बड़े हिस्सों के लिए पीने के पानी का एकमात्र व्यवहार्य स्रोत मानता है और अब ये सब खतरे में है। रेगिस्तानी हालात बिगड़ रहे हैं। 1950 के दशक से नदी को पानी देने वाली बर्फ की परत कम हो रहा है और अब ये प्रक्रिया तेज हो गई है। 2021 और 2025 रिकॉर्ड पर सबसे सूखे 5 वर्षों में शामिल थे। स्नेक नदी पर निर्भर राज्य के लिए ये समस्या नजरअंदाज नहीं की जा सकती। आइडाहो पानी के संकट को बढ़ने से पहले काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। 2024 में राज्य ने अपने कुछ जलभृतों को फिर से भरने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ये औसत से अधिक बर्फबारी की वजह से हुआ। एक सूखा साल ये सब बिगाड़ सकता है। सरकार संरक्षण शिक्षा और शिक्षा के लिए फंड दे सकती है, पर वो लोगों को यहाँ बसने या पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। इन चुनौतियों के बावजूद इडाहो भाग्यशाली है, जबकि नेवाडा की पानी की समस्याएं ज्यादा गंभीर हैं। अगर इडाहो को सर्दी है, तो नेवाडा तेजी से फैलते कैंसर से जूझ रहा है। लास वेगस और पूरा दक्षिणी नेवाडा क्षेत्र सिर्फ एक ही जल स्रोत पर निर्भर है, लेक मीड। कोई बैकअप योजना नहीं है। या तो सब कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं धीरे धीरे पास आ रहा है। झील भी तेजी से सूख रही है, लेकिन मुद्दा सिर्फ पीने के पानी का नहीं है। अगर जल स्तर 950 फीट से कम हुआ तो जल विद्युत टर्बाइनें बंद हो जाएंगी और दक्षिणी कैलिफोर्निया की बिजली कट जाएगी। लास वेगस में बिजली तो रहेगी, पर पानी कहां से आएगा? अब सभी अपनी सुरक्षा में लग गए हैं। 2021 में लेक मीड में पहली बार जल संकट घोषित किया गया था। ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन को जल स्तर गिरने से रोकने के लिए आपातकालीन अनुरोध करना पड़ा। फिर भी लोग यहां आकर बसते जा रहे हैं, हर एक बूंद पानी पर दबाव डालते हुए। नेवादा में पहले से ही देश के सबसे सख्त जल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। 2002 से 2025 के बीच प्रति व्यक्ति जल उपयोग में 58% की गिरावट आई, वो भी नए निवासियों के आने के बावजूद। उन्होंने ये कैसे किया? कुछ क्षेत्रों से घास हटाकर रजत राज्य ने 1999 से अब तक 203 अरब गैलन पानी बचाया है। नेवादा को पानी के उपयोग पर सख्त रोक लगानी पड़ी, जो अन्य जगह सामान्य है। गोल्फ कोर्सों को सिंचित प्रति एकड़ एक निर्धारित मात्रा में ही पानी इस्तेमाल करने की अनुमति है, और अगर वे इससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो सख्त सजा दी जाती है। अगर आप पूल वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पूल 600 वर्ग फीट तक सीमित होगा। दिसंबर 2021 से दक्षिणी नेवादा में नए घरों में घास के लॉन पर प्रतिबंध है। अगर प्रवास के पैटर्न ऐसे ही रहे तो ये प्रयास भी शायद काफी नहीं होंगे। यहाँ तक कि सबसे सख्त नियम भी लगातार बढ़ती आबादी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते, और दबाव तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आने वाले समय में पानी के नियम और भी सख्त हो जाएंगे। उन्हें होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये राज्य इसलिए नहीं जीत रहे हैं क्योंकि वे ज्यादा मजबूत हैं, बल्कि इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि किसी और की समस्याएं यहां आ गई हैं और अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैट पैक पर मिलूंगा।